तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 इतिहास का मॉडल पेपर नंबर 4 देखेंगे। ब्लूप्रिंट और 3 मॉडल पेपर हमने पिछली क्लास में देखे थे, जो इस चैनल पर प्ले लिस्ट के रूप में उपलब्ध है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इसमें आपके जो पेपर है वो 80 नंबर का रहने वाला है और आपको 3.25 घंटे पेपर हल करने के लिए मिलेंगे। और ये आपके निर्देश दिए गए हैं कि आपको पेपर पर सबसे पहले अपने रोल नंबर लिखने हैं और आपको सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। जो उत्तर आपको दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, जिनमें आंतरिक खंड है यानी जिनमें एक से अधिक प्रश्न है या भाग है, उन सभी के एक ही साथ ही लिखने हैं। जैसे कि आपके तीसरे में 12 प्रश्न पूछे जाता है तो आपको तीसरे के पूरे 12 है वो एक जगह ही करने हैं। और 5 प्रश्न का उत्तर लिखने के पूरे प्रश्न का क्रमांक है वो अवश्य लिखे। आपको प्रश्न से पहले जो प्रश्न संख्या है वो एकदम सही लगानी है। आपके जो पहला प्रश्न है वो एमसीक्यू प्रश्न संबंधित रहने वाला है। इसमें आपके 18 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। इसमें पहला है, सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जो धोलावीरा है वो किस राज्य में? धोलावीरा गुजरात में है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे दूसरा, हरिसेन निम्न में से किसके राजकवि थे? जो हरिसेन है वो समुद्रगुप्त के राजकवि थे। इसमें आपके ऑप्शन से सही होगा। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त के इनमें से कौन राजकवि थे? समुद्रगुप्त के जो राजकवि है वो हरिसेन थे। तीसरा, हड़प्पा लिपि लिखी जाती है। जो हड़प्पा लिपि है वो किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? हड़प्पा लिपि है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि जो अपनी भाषा हिंदी है, हिंदी की देवनागरी लिपि में बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है। चौथा है, महाभारत की मूल भाषा है। महाभारत की मूल भाषा कौन सी? महाभारत की मूल भाषा है संस्कृत। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। पांचवा है, जिन ग्रंथों में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया उन्हें क्या कहा जाता है? जिन ग्रंथों में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया उन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे छठा प्रश्न है, इब्न बतूता ने किस शहर को भारत में सबसे बड़ा बताया? इब्न बतूता के अनुसार भारत का जो दिल्ली शहर है वो सबसे बड़ा है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे सातवां प्रश्न है, किस चोल सम्राट ने संत कवि अपार सबंदर सुंदरार की धातु प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई? जो आपके परांतक प्रथम चोल सम्राट है उन्होंने संत कवि अपार सबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थापित करी थी। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे 8वां प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने खंभात में गिरजाघर का निर्माण कराया? जो मुगल सम्राट हुमायूं है उन्होंने खंभात में गिरजाघर का निर्माण कराया। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे 9वां प्रश्न है, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश है वो संगम वंश था। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। 10वां प्रश्न है, दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो भव्य गोपुरम है उनको जोड़ने का श्रेय वो कृष्णदेव राय को जाता है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे 11वां प्रश्न है, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने वो तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे 12वां प्रश्न है, मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल है वो प्रज्ञा था। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। जो प्रज्ञा था वो एक प्रशासनिक प्रमंडल था। आगे 13वां प्रश्न है, धनी किसानों के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता था वह जो धनी किसान थे उनके लिए जोतदार का प्रयोग होता था। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे 14वां प्रश्न है, बाहरी लोग को संताल लोग क्या कहते हैं? जो बाहरी लोग होते हैं उनको संताल लोग है वो दिक्कू कहते हैं। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे 15वां प्रश्न है, छोटा नागपुर में कोल आदिवासियों का नेता कौन था? छोटा नागपुर में जो कोल आदिवासी थे उनके आपके नेता है वो गोनू था। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे 16वां प्रश्न है, 19वीं सदी में शासनकाल 1868 से 1901 में भोपाल की नवाब कौन थी? भोपाल की नवाब है वो शाहजहां बेगम थी। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे 17वां प्रश्न है, काला विधेयक किसे कहा जाता है? जो काला विधेयक है वो रोलेट एक्ट को कहा जाता है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे 18वां प्रश्न है, गांधी जी ने नमक यात्रा यानी दांडी मार्च है वो कब की थी? मार्च 1930 में। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। इस प्रकार आपके 18 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और ये 18 एमसीक्यू अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके इनमें से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें शिल्पाधिकारम खालजा भाषा का महाकाव्य है। जो शिल्पाधिकारम है वो किस भाषा का महाकाव्य? ये आपके तमिल भाषा का महाकाव्य है। दूसरा रिक्त स्थान, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से अधिकतर राजवंश खालजा प्रणाली का अनुसरण करते थे। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से अधिकतर राजवंश वो पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। आगे तीसरा, वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जो जीवन की नदी होती है उसे पार कराते हैं उसे तीर्थंकर कहा जाता है। आगे चौथी खाली जगह, बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में किस प्रकार बताया? बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताइए। आगे 5वां, खाली जगह वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है। जो चच्चर जमीन होती है वह 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है। आगे 6ठा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने
1793 में खालजे का बंदोबस्त लागू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में इस्टमरारी बंदोबस्त लागू किया। ये आपके बंगाल से संबंधित है, आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है, किसने लागू किया, कब किया और कहां से संबंधित है। आगे तीसरा आपके अति लघुरात्मक प्रश्न है, इसमें आपके 11 अति लघुरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 1 नंबर का रहने वाला है। इसका आपको उत्तर एक लाइन या एक शब्द में देना है। इसमें आज के स्विमिंग पूल हमें हड़प्पा काल की किस संरचना की याद दिलाते हैं। जो आज के वर्तमान में स्विमिंग पूल है वो हड़प्पा सभ्यता जो मोहनजोदड़ो नगर है उसका जो विशाल स्नानागार था उसकी याद दिलाते हैं। जिस प्रकार बड़े स्नानागार होते थे उसी प्रकार आज है वो स्विमिंग पूल होते हैं। दूसरा है आरंभिक समाज में बहिर्विवाह पद्धति से क्या तात्पर्य था। जो बहिर्विवाह पद्धति है उसे क्या अर्थ है। बहिर्विवाह पद्धति का अर्थ होता है गोत्र से बाहर विवाह करने की पद्धति है वो बहिर्विवाह पद्धति कहलाती है। आगे तीसरा, 2 राजवंशों के नाम लिखे जिनके राजा है वो ब्राह्मण थे। 2 राजवंश, एक शुंग और एक कण्व वंश, इन दोनों राजवंशों के राजा है वो ब्राह्मण थे। आगे चौथा प्रश्न है, बर्नियर ने मुगलकालीन नगरों को क्या कहा। बर्नियर ने मुगलकालीन नगरों को शिविर नगर कहा। इसमें आपके सही उत्तर होगा शिविर नगर। 5 है, अब्दुल रज्जाक ने किस शहर के मंदिर के शिल्प और कारीगरी को अद्भुत बताया। जो अब्दुल रज्जाक थे उन्होंने मंगलोर शहर से 9 मील के भीतर जो एक स्थित मंदिर है उसकी कारीगरी को अद्भुत बताया। छठा प्रश्न है, पद्मावत की रचना किसने की थी। पद्मावत की रचना है मलिक मोहम्मद जायसी ने की। यह आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपके ये भी पूछा जा सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी थी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है वो पद्मावत थी। आगे 7वां प्रश्न है, गुरु नानक ने अपने बाद किस अनुयायी को है वो गुरुपद पर आसीन किया। गुरु नानक ने अपने जो अनुयायी अंगद है उनको अपने गुरुपद पर आसीन किया। आगे 8वां प्रश्न है, जिन्स ए कामिल फसल के बारे में बताइए। जो जिन्स ए कामिल क्या होता है। जिन्स ए कामिल सर्वोत्तम फसलें थी जैसे कपास और गन्ना की फसलें। जो फसलें सबसे उत्तम थी उन्हें जिन्स ए कामिल फसलें कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से कपास और गन्ना को माना जाता है। आगे 9वां प्रश्न है, 5वीं रिपोर्ट है वो ब्रिटिश संसद में किस वर्ष पेश की गई। जो 5वीं रिपोर्ट है वो ब्रिटिश संसद में सन 1813 में पेश की गई। 10वां प्रश्न है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन है वो दिसंबर 1931 में लंदन में आयोजित किया गया था। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। जो भारत का संविधान निर्माण हुआ उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे। उसके संवैधानिक सलाहकार VN राव थे। इस प्रकार आपके अति लघुरात्मक 11 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो खंड 2 है वो लघुतरात्मक प्रश्नों से संबंधित है। इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है 50 शब्द यानी लगभग 4 से 5 लाइन में इसका उत्तर देना है। ये आपके प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का रहने वाला है। इसमें चौथा प्रश्न है, अशोक के धम्म के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अशोक का जो धम्म है उसके मुख्य सिद्धांत है बड़ों के प्रति आदर करना, संन्यासों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के प्रति उदार व्यवहार। चौथा है, दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर। और 5वां, क्रोध, उग्रता, निष्ठुरता, ईर्ष्या और अभिमान का परित्याग। ये अशोक के धम्म के मुख्य सिद्धांत है। आपको इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे 5वां प्रश्न है, अशोक द्वारा अपने अधिकारियों और प्रजा को दिए गए संदेशों के वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए। यानी कि जो अशोक ने अपने अधिकारियों और प्रजा को संदेश दिए थे वो वर्तमान में कहां तक प्रासंगिक है या वर्तमान में क्या महत्व रखते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अशोक ने अपने अधिकारियों और प्रजा को संदेश दिया कि वे बड़ों के प्रति आदर करें, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार और दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर करें। वर्तमान समय में भी अशोक के संदेशों की प्रासंगिकता बनी हुई है, यानी कि ये जो विचार है ये आज भी मूल्यवान है। आगे 6वां प्रश्न है, मातृवंशिकता से आप क्या समझते हैं। आपके 2 वर्ड है मातृवंशिकता और पितृवंशिकता। आपको इन दोनों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इन दोनों के बीच आपके अंतर भी पूछा जा सकता है। मातृवंशिकता से अर्थ है वंश परंपरा का मां से जुड़ा होना। इस प्रकार मातृवंशिकता शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब वंश परंपरा है वो मां से जुड़ी हुई होती है, तब मातृवंशिकता, और जब पिता से जुड़ी हुई होती है उसे पितृवंशिकता कहा जाता है। आगे 7वां प्रश्न है, अल-बरूनी द्वारा लिखित किताब उल हिंद की विशेषता बताइए। जो किताब उल हिंद है जो अल-बरूनी ने लिखी थी उसकी कोई 2 विशेषता आपको बतानी। किताब उल हिंद है वो अरबी भाषा में लिखी गई। इसकी भाषा और सरल और स्पष्ट है। इसमें धर्म और दर्शन, त्यार और खगोल विज्ञान, कीमिया, रीतियों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियों, मूर्ति कला, कानून, ताप मंत्र, विज्ञान आदि विषयों का विवेचन किया गया। ये आपके जो किताब उल हिंद है इसकी विशेषताओं को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 8वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में सम्मिलित क्यों किया गया था। जो विजयनगर साम्राज्य उसके कृषि क्षेत्र है उसको किलेबंद भूभाग में सम्मिलित क्यों किया गया। मध्यकाल में घेराबंदियों का प्रमुख उद्देश्य शत्रु को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। यदि कोई शत्रु आक्रमण करने आता तो उसको खाद्य सामग्री नहीं मिलती तो वह समर्पण के लिए बाध्य हो जाता और आत्मसमर्पण कर देता। दूसरा, ये घेराबंदी कई महीनों और यहाँ तक कि वर्षों तक चल सकती थी। अतः ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए शासकीय उपाय किलेबंद क्षेत्रों के भीतरी विशाल अनागारों का निर्माण करते थे। जो अन्न के भंडार होते थे वो किले के भीतर बनाते ताकि शत्रु के हाथ नहीं लग सके। आगे 9वां प्रश्न है, महानवमी डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व था।
इसका आपके उत्तर होगा मानव में डिब्बा से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर और अक्टूबर के महीने मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार थे। जो मानव में डिब्बा है वो मुख्य रूप से सितंबर और अक्टूबर के महीने मनाए जाते हैं और ये त्योहार है वो 10 दिन चलते और हिंदू धर्म से संबंधित थे। जो उत्तर भारत के दशहरा, बंगाल की दुर्गा पूजा, प्रायद्वीप भारत के नवरात्रि या मानवमी के नामों से जाने जाते हैं। ये मानवमी के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। ये आपके मानवमी डिब्बा है, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे 10वां प्रश्न है, मुगल काल में गांव के आम खजाने से पंचायत के कौन से खर्चे चलते थे। जो मुगल काल में प्रत्येक गांव में एक आम खजाना होता है, उससे पंचायत के कौन कौन से खर्चे चलते, इसमें है वो पंचायत का खर्चा गांव के आम खजाने से चलता है। इस आम खजाने का प्रयोग बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए किया जाता है और इस कोष का प्रयोग ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए भी किया जाता है जो किसान स्वयं नहीं कर सकते थे, जैसे छोटे मोटे बांध बनाना, नहर खोदना है। वो आम खजाने से मुख्य रूप से कोई भी बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा उससे निपटने के लिए और जो छोटे मोटे बांध बनाना, नहर खोदना, जो सामूहिक कार्य थे उसके लिए प्रयोग किया जाता था। आगे 11वां प्रश्न है, संथाल विद्रोह के क्या कारण थे। संथाल विद्रोह का कारण है, संथालों को यह ज्ञात हो गया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करना शुरू किया था वह उनके हाथों से निकलती जा रही है। दूसरा, संथालों ने जिस जमीन पर खेती शुरू की उस पर सरकार ने भारी कर लगा दी, यानी टैक्स अधिक कर दिया। तीसरा, साहूकारों ने बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा दिया जिससे कर्ज अदा न करने पर उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते थे। चौथा, जमींदार लोग ग्रामीण क्षेत्र यानी जो संथालों की भूमि थी उस पर अपना नियंत्रण का दावा कर रहे थे। इस कारण संथालों ने विद्रोह किया। उनकी भूमि है वो उनके हाथों से निकलती जा रही थी, सरकार ने भारी टैक्स लगा दिया था और जो साहूकार थे उन्होंने ब्याज की दर है वो बढ़ाती, जिसके कारण वो उनकी जमीन पर कब्जा करने लगे और वह जो जमींदार लोग है वो संथालों की भूमि पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। आगे 12वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में विद्रोह द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। जो 1857 का विद्रोह उसमें हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अनेक कदम उठाए गए, जिसमें दो कदम आपको बताना है। इसमें 1857 के विद्रोह में विद्रोह द्वारा जारी की गई घोषणा में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया जाता था कि समाज के सभी वर्ग इस विद्रोह में शामिल हो। दूसरा, 1857 के विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया जाता जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का नफा और नुकसान बराबर था, यानी कि दोनों को बराबर नुकसान हो रहा था और बराबरी फायदा हो रहा था। आगे 13वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की भाषा समिति ने और राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर क्या सुझाव दिया। राष्ट्रभाषा के सवाल पर संविधान सभा की भाषा समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी है भारत की राज्य की भाषा होगी, परंतु इस फॉर्मूले को समिति ने वो घोषित नहीं किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। अगले 15 वर्षों तक राज्य के कार्य में अंग्रेजी का प्रयोग है वो जारी रहेगा। इस प्रकार जो राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर भाषा समिति है उसने सुझाव दिया कि भारत की राज्य की भाषा है वो हिंदी होगी और जिसकी राज्य की लिपि है वो देवनागरी लिपि होगी और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए और अगले 15 वर्षों तक जो राज्य के कार्य है उसमें अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रहेगा। आगे आपके जो खंड से है इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहने वाला है और इसमें आपको 100 शब्द यानी 8 से 10 लाइन में इसका उत्तर लिखना है और आपके ये अथवा हम पूछे जाएंगे, आपको दोनों में से कोई एक करना है। इसमें 14 प्रश्न है, आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का वो सुदूर क्षेत्रों से संपर्क था, यानी जो सिंधु घाटी के निवासी उसका अलग थलग जो क्षेत्र पड़ते थे उनसे भी संपर्क था। इसका आपके होगा, इसकी पुष्टि निम्नलिखित तथ्यों से होती है। एक है, हाल ही में की गई पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से वो तांबा लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि ओमानी तांबे और सिंधु घाटी पुरावस्तु में निकल के जो अंश मिले उन दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं, यानी जो ओमान का तांबा और सिंधु घाटी की सभ्यता में जो निकल मिला उन दोनों के रासायनिक गुण एक दूसरे से मिलते हैं। दूसरा, मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों से सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 2 दर्जन मोहरें मिली है। तीसरी, सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मेसोपोटामिया के लेखों में मगान संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नामक क्षेत्र से तांबे के आने का उल्लेख मिलता है। जो तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की जो मेसोपोटामिया के लेख है उनमें ओमान नामक क्षेत्र से तांबे के आने का उल्लेख भी मिलता है। और तीसरा, बेरिन में मिली गोलाकार फार्स की खाड़ी प्रकार की मोर पर है और कभी कभी हड़पाई चित्र भी मिलते हैं। इस प्रकार इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे उनका सुदूर क्षेत्रों से भी संपर्क था। इसके तो हमें मोहनजोदड़ो का निचला नगर है वो दुर्ग से किस प्रकार भिन्न है। मोहनजोदड़ो है वो 2 भागों में विभाजित था, एक निचला नगर और दुर्ग। निचला नगर है वो निम्नलिखित बातों में भिन्न है। पहला है, दुर्ग मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम भाग में बना है और इसके भवन है वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बने थे। दूसरा है, दुर्ग है ऊंचाई पर बनाया गया जबकि निचला शहर वो नीचे बनाया गया। तीसरा है, निचला शहर मोहनजोदड़ो पूर्वी भाग में था और यहाँ कई भवन ऊंचे चबूतरों पर बने जो नींव का कार्य करते थे। ये आपके निचला शहर और दुर्ग में प्रमुख अंतर है। और
इसमें चौथा अंतर है, दुर्ग में अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्मारक और भवन स्थित थे जिनमें माल गोदाम और विशाल स्नानागार उल्लेखनीय थे। निचले शहर में ये योजनाबद्ध तरीके से बने हुए भवन मिलते हैं। निचले शहर में सामान्य लोग रहते हैं, जबकि दुर्ग में जो राज परिवार के लोग हैं वो रहते थे। इसके बाद आपके 15 प्रश्न है, धार्मिक और राजनीतिक नेताओं में टकराव के संभावित स्रोत क्या है। जो धार्मिक और राजनीतिक नेता है उनमें टकराव के प्रमुख स्रोत क्या क्या है। इसमें पहला, अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते हैं, जैसे झुककर प्रणाम करना और कदम चूमना। दोनों ही है वो झुककर प्रणाम करने और कदम चूमने पर बल देते हैं। दूसरा, कभी कभी सूफी शेखों को आडमपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता है। उदाहरण के लिए शेख निजामुद्दीन औलिया के अन्वयी उन्हें सुल्तान उल मशेख यानी शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। इन्हें शासक वर्ग के लोग अपने एम के विरुद्ध मानते थे। इस कारण भी धार्मिक और राजनीतिक नेताओं में टकराव होते थे। दूसरा, कभी कभी धार्मिक नेता है वो शाही भेंट अस्वीकार कर देते। जो राजनीतिक नेता भेंट देते वो धार्मिक नेता स्वीकार नहीं करते। इस कारण इन दोनों के बीच वो टकराव चलते रहते। इसके तो हम आपके शंकरदेव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शंकरदेव 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे। ये आपके असम से संबंधित है और वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे। इनके उपदेशों को भगवती धर्म की संज्ञा दी जाती। जो भगवती धर्म उपदेश है वो आपके शंकरदेव के हैं, क्योंकि वे भागवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित थे। ये उपदेश सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना पर केंद्रित थे। शंकरदेव ने भक्ति के लिए नाम कीर्तन और भक्तों के सत्संग पर ईश्वर के नाम के उच्चारण पर जोर दिया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए सत्र या मठ तथा नामगढ़ जैसे प्रार्थना गृह स्थापना को भी प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार जो शंकरदेव है वो असम में वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे और उन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार करने का कार्य किया। आगे 16 प्रश्न है, 1857 की क्रांति ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार प्रोत्साहित किया, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आगे आपके 18 प्रश्न है कि 1857 की क्रांति ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार प्रोत्साहित किया, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी कि जो 1857 की क्रांति उसने भारत का जो आजादी का संघर्ष था उसमें किस प्रकार योगदान दिया। 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें देश के सभी वर्गों के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मिलकर संघर्ष किया था। कलाकारों और साहित्यकारों ने 1857 के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप प्रस्तुत किया जो देश को रणस्थल की ओर ले जा रहे थे। बहादुर शाह, नाना साहिब, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह आदि ने अपने पराक्रमपूर्ण कार्य, त्याग, बलिदान से भारतीयों में राष्ट्रीयता का प्रसार किया और राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। इसके तो हम आपके 1857 के जन विद्रोह से पहले अवध के सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे। जो 1857 की क्रांति हुई उससे पहले अवध के सैनिकों में असंतोष क्यों उत्पन्न हुआ। अवध के सैनिकों में असंतोष के प्रमुख कारण ये थे, पहला है सैनिक वेतन कम और समय पर अवकाश न मिले कारण संतुष्ट थे। सैनिकों को वेतन कम मिलता और समय पर अवकाश भी नहीं मिलता, इस कारण वे असंतुष्ट थे। दूसरा है सैनिक अधिकारी सैनिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते। जो सैन्य के अधिकारी थे वो सैनिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते। तीसरा है गाय और सुअर की चर्बी लगे हुए कारतूसों के कारण भी सैनिकों में असंतोष था। जो अवध के सैनिकों को कारतूस दिए जाते उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी, उस कारण है वो उनमें असंतोष था। चौथा है बंगाल आर्मी के सैनिकों में बहुत सारे सैनिक है वो अवध के गांवों से भर्ती होकर आए थे। उनके ग्रामीणों से वो अच्छे संबंध आते। जब सैनिक अपने अधिकारियों के विरुद्ध हथियार उठाते तो ग्रामीण लोग है उनका साथ देते। जो बंगाल के ग्रामीण लोग थे बंगाल आर्मी का साथ देते। जो बंगाल आर्मी में अधिकतर सैनिक है वो अवध के गाँव से आए थे, इस कारण जो अवध के सैनिकों में असंतोष था। 17 प्रश्न है, केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने वाले प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। यानी कि भारतीय संविधान में ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जिसमें राज्यों के बजाय केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाए गए। अन्य संघों की तुलना में केंद्रीय सूची में बहुत ज्यादा विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया है। दूसरा, समवर्ती सूची में भी प्रांतों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए बहुत ज्यादा विषय रखे गए तथा राज्य की तुलना में केंद्र को वरीयता दी गई। जो आपके केंद्रीय सूची उसमें अधिक विषय रखे गए, जो विषय वो महत्वपूर्ण भी है। और दूसरा जो समवर्ती सूची उसमें राज्यों के बजाय केंद्र को अधिक महत्व दिया गया है। तीसरा, खनिज पदार्थों तथा प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार को नियंत्रण दिया गया। चौथा है, अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर है वो केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया। यानी किसी भी राज्य में केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल लागू करके राज्य सरकार के सारे अधिकार है वो केंद्र अधिग्रहण कर सकता है। इसके तो हम आपके नेहरू जी ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में अमेरिकी व फ्रांसीसी संविधान सभा में हमको प्रेरणा लेने की बात कही क्यों। यानी कि जो नेहरू जी उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव में कहा कि जो अमेरिकी और फ्रांसीसी संविधान सभा है उससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसा नेहरू जी ने क्यों कहा। नेहरू जी ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में अमेरिकी और फ्रांसीसी संविधान सभाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस प्रकार उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए संविधान के निर्माण का कार्य पूर्ण किया, उसी प्रकार हम भी उन संविधान सभाओं की तरह अपना संविधान बनाकर ही दम लेंगे, चाहे कितनी परेशानियां रुकावट आए।
हम भी उनकी तरह एक कालजयी संविधान का निर्माण करेंगे जो हमारी जनता के स्वभाव के अनुकूल होकर उसकी समस्या का समाधान प्रस्तुत करेगा। कालजयी का अर्थ होता है जो कभी समाप्त नहीं होता। हमारा संविधान भी उन संविधानों की तरह ही लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक आर्थिक न्याय को स्थापना करने वाला होगा। नेहरू जी ने कहा कि बीच संविधान बनाने में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन संविधान बनाकर ही दम लेंगे। जिस प्रकार अमेरिकी और फ्रांसीसी संविधान बना, तब भी संविधान सभा के सामने अनेक कठिनाइयां आई थी। उसके बाद आपके जो खंड है वो निम्नात्मक प्रश्नों से संबंधित है और इसकी आपके उत्तर सीमा है वो 250 शब्द है और प्रत्येक प्रश्न है वो 4 नंबर का रहने वाला है। इसमें भी आपके अथवा में वो पूछे जाएंगे। आपको 250 यानी 20 से 25 लाइन में इसका उत्तर लिखना है, लगभग एक पेज। इसमें 18 बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। जो बौद्ध धर्म है उनके प्रमुख सिद्धांत या बुद्ध की शिक्षाएं कौन सी? बुद्ध की शिक्षा या बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं वो निम्नलिखित है। पहला, विश्व अनित्य। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य और निरंतर परिवर्तन हो रहा है। यह आत्मविहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। बुद्ध की दूसरी शिक्षा मध्यम मार्ग। बुद्ध का कहना था कि नया तो मनुष्य को घोर तपस्या करनी चाहिए और नया ही अधिक भोग विलास में लिप्त रहना चाहिए। मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, तपस्या भी करनी चाहिए और भोग विलास में है वो अधिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए। तीसरा है भगवान का होना या नया होना अप्रासंगिक है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक शिक्षा में भगवान का होना या नया होना अप्रासंगिक था। तीसरा है चौथा है समाज का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाना। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण मनुष्यों ने किया था, न कि ईश्वर ने। पांचवा व्यक्तिगत प्रयास पर बल। बुद्ध के अनुसार व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक प्रयास को बदला जा सकता था। छठा, व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कार्य पर बल। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए आत्म केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म पर बल दिया। और बुद्ध की सातवीं शिक्षा निर्वाण। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ था अहम और इच्छा का समाप्त हो जाना, जिसे ग्रह त्याग करने वालों के दुख के चक्कर का अंत हो सकता था। बुद्ध के अनुसार जो निर्वाण है उसका शाब्दिक अर्थ होता है अहम और इच्छा, यानी घमंड और इच्छा का समाप्त हो जाना सबसे बड़ा निर्वाण है। इसके अथवा में आपके पौराणिक हिंदू धर्म की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो पौराणिक हिंदू धर्म है उनकी कौन कौन सी विशेषताएं? इसका आपके पहला है पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। पौराणिक हिंदू धर्म में भी मुक्तिदाता की कल्पना विकसित हो रही थी। इस पौराणिक हिंदू धर्म में दो परंपराएं प्रमुख थी। पहला वैष्णववाद, दूसरा शैववाद। वैष्णववाद में विष्णु को सबसे प्रमुख देवता माना जाता है और शैववाद में वो शिव परमेश्वर माना जाता है। इस प्रकार जो पौराणिक हिंदू धर्म में दो परंपराएं थी, पहली वैष्णववाद, दूसरी शैववाद। वैष्णववाद भगवान विष्णु को प्रमुख मानती और जो शैववाद है वो शिव को परमेश्वर मानती। दूसरा अवतारवाद। वैष्णववाद में कई अवतारों के चारों ओर पूजा पद्धतियां विकसित हुई। इस परंपरा के अंदर इस 10 अवतारों की कल्पना की गई। लोगों में यह मान्यता प्रचलित थी कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के कारण जब संसार में अराजकता, अव्यवस्था और विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती, तब संसार की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। तीसरा अवतारों को मूर्तियों में दिखाना। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाए गए। अन्य देवताओं की मूर्तियों का भी निर्माण किया गया। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में दिखाया जाता है, परंतु उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दर्शाए गए। जो भगवान के अवतार माने जाते हैं उनको अलग अलग है वो मूर्तियों के रूप में दिखाया जाता है या उनके प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। जैसे शिव जी का प्रतीक है वो शिवलिंग बनाया जाता था। चौथा है पुराणों की कहानियां। इन मूर्तियों के उत्कीर्ण का अर्थ समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता था। कई कहानियां प्रथम सहस्राब्दी के मध्य से ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती है। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियां प्राय इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखे गए। इन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता जिसे कोई भी सुन सकता था। यद्यपि महिलाओं और शूद्रों को वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, परंतु वह पुराणों को वह सुन सकते थे। जो महिला और शूद्र है उनको वैदिक साहित्य पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों की अधिकांश कहानियां लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हुए अपने विश्वास और विचारों का आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए वासुदेव कृष्ण मथुरा क्षेत्र के प्रमुख महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे प्रदेशों में भी प्रचलित हो गई थी। उसके बाद आपके 1900 प्रश्न है औपनिवेशिक सरकार द्वारा नमक को क्यों नष्ट किया जाता था? महात्मा गांधी नमक कर को अन्य करों की तुलना में अधिक दंडात्मक क्यों समझते थे? जो औपनिवेशिक सरकार यानी अंग्रेजी सरकार है वो नमक को नष्ट क्यों करती थी? और जो महात्मा गांधी वो नमक पर जो कर लगाता उनको अन्य करों की अपेक्षा अधिक दंडात्मक क्यों समझते थे? इसका आपके औपनिवेशिक सरकार द्वारा नमक पर कर लगाया गया था। यह कर नमक की लागत का 14 गुना तक होता था। बिना कर अदा किए नमक का प्रयोग करने से रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार है उस नमक को जिससे लाभ कमा नहीं पाती थी नष्ट कर देती थी। वह देश की जनता को नमक के उत्पादन से रोकती थी। प्रकृति ने जिसे बिना किसी श्रम के उत्पादित किया था उसे भी नष्ट कर देती। ये उसकी अन्यायपूर्ण नीति की विशेषता कही जा सकती। सरकार बेरहम थी तथा भारतीयों की समस्या को है वो बिल्कुल भी नहीं समझती। जो ब्रिटिश सरकार है वो इसलिए नष्ट करती क्योंकि जिस नमक से उसको लाभ नहीं होता वह नष्ट कर देती और जो नमक पर लगा टैक्स था वो नमक की लागत का 14 गुना अधिक था।
दूसरा है महात्मा गांधी नमक कर को अधिक दमनात्मक क्यों समझते थे। महात्मा गांधी नमक कर को इसलिए अन्य करों की तुलना में दमनात्मक मानते थे क्योंकि नमक है वो भोजन का अनिवार्य अंग है, इसे अमीर गरीब सभी प्रयोग करते हैं। नमक कर की मात्रा बहुत अधिक थी, ये लागत का 14 गुना तक लगाया जाता था। नमक हमारी राष्ट्रीय संपदा का मूल्यवान अंश था, इस पर लगाया जाने वाला कर है वो भूखे लोगों से 1000% से अधिक की उगाई की जाती थी। आम लोगों की उदासीनता कारण ये कर लंबे समय तक बना रहा। अब जनता जाग चुकी है, इसलिए इसको समाप्त करना ही था, इसलिए गांधी जी इसको दूसरों से अधिक दमनात्मक मानते थे। इसके तो हम आपके असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिशोध था। कैसे, यानी कि जो असहयोग आंदोलन एक बदला था, ये किस प्रकार असहयोग आंदोलन है वो निम्नलिखित कारणों से एक प्रतिरोधी था। इसमें पहला है रोलेट एक्ट पास लेने के लिए वापस लेने के लिए प्रतिरोध। जो रोलेट एक्ट था उसको वापस लेने के लिए विरोध किए गए। ये आंदोलन गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे गए रोलेट एक्ट जैसे काले कानून को वापस लेने जन आक्रोश और प्रतिशोध प्रकट करने का लोकप्रिय माध्यम था। दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने की कार्यवाही का प्रतिरोध। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में दोषी थे उनको अंग्रेज सरकार बचाने का कार्य कर रही थी, इसलिए असहयोग आंदोलन के तहत उनका भी विरोध किया गया। असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध था क्योंकि भारत के राष्ट्रीय नेता उन अंग्रेज अधिकारियों को दंडित करवाना चाहते थे जिन्होंने जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों को संहार किया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड में 400 से अधिक लोग मारे गए थे। तीसरा है खिलाफत आंदोलन के साथ सहयोग। असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोधात्मक आंदोलन था क्योंकि ये खिलाफत आंदोलन के साथ सहयोग करके देश के दो प्रमुख धार्मिक समुदायों हिंदू और मुसलमानों को संगठित कर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देगा। जो असहयोग आंदोलन था वो खिलाफत आंदोलन के साथ चल रहा था, जो मुस्लिम समुदाय के लोग चला रहे थे। इस प्रकार ये समुदाय दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमानों को संगठित करने का प्रयास भी था। चौथा है सरकारी संस्थाओं और शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी शिक्षा संस्थाओं और सरकारी विद्यालयों और कॉलेजों का भी बहिष्कार किया गया। पांचवा वकीलों द्वारा सरकारी अदालतों का बहिष्कार। असहयोग आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार भी कर दिया। और छठा प्रश्न है मजदूरों द्वारा हड़तालें करवाना। इस व्यापक लोकप्रिय प्रतिरोध का असर कस्बों और शहरों में काम करने वाले मजदूरों पर भी पड़ा, उन्होंने हड़तालें कर दी। और सातवां है जनजाति और किसानों का प्रतिरोध। उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने वन कानूनों की अवहेलना शुरू कर दी। अवध के किसानों ने सरकारी लगान नहीं चुकाया। कुमाऊं के किसानों ने अंग्रेज अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। और आठवां असहयोग आंदोलन को स्थगित करना। चोरा चोरी की हिंसात्मक घटना कारण गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, फिर भी ये आंदोलन काफी सफल था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन एक प्रकार का प्रतिरोध था। उसके बाद आपका जो 20वां प्रश्न है वो भारत के मानचित्र से संबंधित होगा। इसमें आपके 5 स्थान पूछे जाएंगे और 5 स्थानों का तो हम 5 स्थान और पूछे जाएंगे। प्रत्येक स्थान है वो 1 नंबर का रहने वाले, ये आपके पाठ्य पुस्तक से पूछे जाएंगे। इसमें पहला है मथुरा, दूसरा कालीबंगा, तीसरा दिल्ली, चौथा अलीगढ़ और 5वां अमृतसर। ये आपके अमृतसर पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ में, और अलीगढ़ है उत्तर प्रदेश में, दिल्ली है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में, और मथुरा भी उत्तर प्रदेश में है। और इसके तो हम आपके लोथल है उज्जैनी, मद्रास, पोरबंदर और जबलपुर। ये आपके उज्जैनी है वो मध्य प्रदेश में, जबलपुर भी मध्य प्रदेश में, पोरबंदर गुजरात में, लोथल भी गुजरात में, और मद्रास है वो तमिलनाडु का प्राचीन नाम है, ये आपके तमिलनाडु में है। इस प्रकार आपके बोर्ड परीक्षा में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपका इतिहास का चौथा मॉडल पेपर पूरा। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहे। आपको इसी चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 सभी विषयों के 10-10 मॉडल पेपर हल करवाए जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम के टाइम आपके चैप्टर वाइज सभी चैप्टर के लाइव क्लास लगाई जाएगी। और आपको इन मॉडल पेपर की पीडीएफ और टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इनका फायदा मिल सके। धन्यवाद।